जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? और बढ़िया हैं आप सब लोग? चलिए, आप से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप हमारी जो पिछली क्लासेस आपने देख चुकी है, आपको समझ में आया है या नहीं उसमें से? तो प्लीज आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे की हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो सेल वाला चल रहा था, कोशिका वाला चल रहा था। ठीक है। कोशिका में हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। हमारा इसमें नया अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कोशिका द्रव। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा, ठीक है। साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मा। देखो, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कोशिका द्रव क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है। तो देखो, कोशिका द्रव्य जो होता है ये जीव द्रव्य का ही एक भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? तो ये आप यहाँ पर लिख लेना, यह जीव द्रव्य जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का ही एक भाग होता है, का ही एक भाग होता है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच उपस्थित होता है। जो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच पाया जाता है। ठीक है। हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका जो होती है वो बाहर से कोशिका भित्ति से कवर होती है, फिर कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली होती है। उसी के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य में उपस्थित कोशिका भित्ति और कोशिका केंद्रक के बीच का जो लिक्विड होता है उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसी कोशिका द्रव्य में जितने भी प्रकार के कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रेरव्य जालिका, रिक्तिका, राइबोसोम, ये सब इसी में उपस्थित होते हैं, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहा गया, कोशिकांग, कोशिका के अंग। ठीक है, तो ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये होते हैं कोशिका द्रव्य में उपस्थित। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका सभी प्रकार के कोशिकांग किस में उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य में, कोशिका में, या फिर आपसे ऑप्शन में लिखा रहेगा कोई नहीं। तो आप क्या बताओगे, कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं सभी प्रकार के कोशिकांग। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये लिख लेना, मैं फर्स्ट पॉइंट करके ही लिखना कि सभी कोशिकांग इसी में उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकांग इसी में उपस्थित होते हैं। जितने भी प्रकार के कोशिकांग होते हैं, है ना, ये सब किस में पाए जाते हैं, इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब कोशिका द्रव्य जो होता है इसको बढ़ाने के लिए इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या क्या होता है इसमें, कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका खनिज, खनिज लवण, जल, ठीक है, और इथेनॉल। तथा कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे इसमें, कार्बनिक पदार्थ इसमें होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वसा को लिपिड भी कहा जाता है, लिपिड। ये सभी किस अवस्था में होते हैं, इसमें इसमें ये सभी निर्जीव अवस्था में होते हैं। ये सभी निर्जीव अवस्था में इसमें पाए जाते हैं, निर्जीव रहते हैं। ठीक है, सारे कार्बनिक भी और सारे अकार्बनिक भी, ये सभी निर्जीव अवस्था में इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो एक जीव द्रव्य का ही एक भाग होता है जो कहाँ होता है, कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच पाया जाता है। सभी प्रकार के कोशिकांग कहाँ होते हैं, तो इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसके अंदर और भी,
तो इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि खनिज, लवण और जल, और कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये सभी इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखो, ये जो लिक्विड होता है ये बहुत ही गाढ़ा टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? गाढ़ा और पारभासी होता है और चिपचिपा टाइप का। यह गाढ़ा, यह द्रव्य गाढ़ा, पारभासी और चिपचिपा होता है। चिपचिपा होता है। जैसे आपने ग्लिसरीन देखी होगी, है ना? ग्लिसरीन लगाते हैं, ग्लिसरीन जिस तरीके से होता है एकदम गाढ़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है ना, और इसके आर पार हम नहीं देख पाते, मतलब तो ऐसा व्हाइट कलर का होता है। तो इसी प्रकार का द्रव्य ये कोशिका द्रव्य होता है, बिल्कुल उसी तरीके का ये दिखाई देता है। कैसा होता है? गाढ़ा होता है, पारभासी होता है और चिपचिपा होता है। और इसके अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। अब जितने भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक किसे कहेंगे हम? यूकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी अलग-अलग टाइप की कोशिकाएं होती है, और प्रोकैरियोटिक वो होती है जिनमें सिर्फ एक प्रकार की या एक ही कोशिका होती है। तो जितने भी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव होते हैं, उनके जो कोशिकांग होते हैं, हर एक कोशिकांग के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और मैंने आपको बताया था कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? सुरक्षा का, ठीक है? वो प्रोटेक्ट करती है। अब जितने भी कोशिकांग होंगे, हर एक कोशिकांग के ऊपर एक झिल्ली होगी, और यही झिल्ली उन कोशिकांगों की सुरक्षा करेगी, हर एक अंग की सुरक्षा करेगी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि यूकैरियोटिक कोशिकांगों पर, यूकैरियोटिक कोशिकांगों पर झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकांगों पर झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आर्मी में ना आए तो दूसरे एग्जामों में भी ये पूछा जा सकता है कि किन प्रकार की कोशिकाओं में कोशिकांग के ऊपर झिल्ली पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो भी होती है या यूकैरियोटिक जीव जो भी होते हैं, इनके कोशिकांगों पर झिल्ली पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के कोशिकांगों पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कैसा पदार्थ होता है, कैसा द्रव्य होता है? गाढ़ा, चिपचिपा, पारभासी टाइप का द्रव्य होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म का ही एक भाग होता है, जो कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच उपस्थित होता है। सभी प्रकार के कोशिकांग कहाँ होते हैं? सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं इसी कोशिका द्रव्य के अंदर। ठीक है, और पता ही दिया है यूकैरियोटिक कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक के ऊपर नहीं पाई जाती है। चलिए, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बारी बारी से एक एक कोशिकांग पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रक जो है ये भी कोशिका का ही एक भाग होता है, पर ये काफी बड़ा भाग होता है, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही पढ़ा दिया है। बाकी के जो कोशिकांग है वो इसी कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, तो वो इसके उपभाग कहलाएंगे, इसीलिए वो सारे कोशिकांग अब हम बारी बारी से इसमें पढ़ेंगे। चलिए, अगला हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा कोशिकांग है उसका नाम है अंतःप्रदव्य जालिका। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। अंतःप्रदव्य जालिका क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती है, हम बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अंतःप्रदव्य जालिका होती है, सबसे पहले बात, ये किन प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है? तो ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखना, यह पादप व जंतु दोनों प्रकार की
कोशिकाओं में पाई जाती है। यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, जो अंतःप्रदव्य जालिका होती है, ये दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। किसकी बनी होती है ये? तो आप लिखना, यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन बनी होती है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है कि वसा और प्रोटीन से जो मिलकर बना होता है उसी को हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। यह अंतःप्रदव्य जालिका किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किस प्रकार की होती है यह संरचना? तो यह पतली पतली जालिका नुमा संरचना होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अंतःप्रदव्य जालिका कहा गया है। ठीक है, पतली पतली नलिकाओं के रूप में होती है। अब इसके अंदर ये जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी और दूसरी होती है खुरदुरी। कार्य क्या होता है अंतःप्रदव्य जालिका का? अंतःप्रदव्य जालिका जो होती है केंद्रक से, केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है केंद्रक के अंदर? डीएनए होता है। तो केंद्रक से हमारे जितने भी कोशिकांग जुड़े हुए हैं, केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों का, आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। ठीक है, यह केंद्रक से आनुवांशिक, आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, आनुवांशिक पदार्थों को कोशिका द्रव्य तक, कोशिका द्रव्य तक ले जाने का पथ बनाती है। ठीक है, और क्या करती है? यह कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। यह कोशिका को, कोशिका को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। ठीक है, यांत्रिक सहारा भी प्रदान करने का कार्य किसका होता है? अंतःप्रदव्य जालिका का। कहाँ किसमें पाई जाती है? पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। अंतःप्रदव्य जालिका किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और हमारे शरीर के जो भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कि केंद्रक में उपस्थित होते हैं, उनको कोशिका द्रव्य तक ले जाने का कार्य कौन करता है? अंतःप्रदव्य जालिका करती है। ठीक है, साथ ही कोशिका को यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करवाता है? अंतःप्रदव्य जालिका ही करवाती है। अब ये अंतःप्रदव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी और दूसरी होती है खुरदुरी। चिकनी को कहा जाता है, लिख लीजिए पहले आप, यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? तो पहली है चिकनी। चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। और दूसरी होती है, इसको कहा जाता है स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है खुरदुरी, खुरदुरी अंतः प्रदव्य जालिका। खुरदुरी अंतः प्रदव्य जालिका। खुरदुरी को कहा जाता है रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। अब नाम से ही पता चल रहा है चिकनी, चिकनाहट किस में होती है? चिकनाहट यानी कि मॉइस्चर किस में होता है? प्रोटीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है या फिर वसा में होता है? देखिए चिकनाहट जो होता है
वो वसा में होता है। तो अगर आपसे पूछे कि वसा का संश्लेषण अंतःप्रदवी कौन से प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका करती है, तो आप क्या बताओगे? चिकनी। क्या करती है? वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण। ठीक है। पेट को सिंथेसाइज करवाने का काम किसका होता है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का होता है। इसके साथ में खुरदुरी, खुरदुरी चीजें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या वसा होता है? तो प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है। दोनों ही टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। तो आप क्या बताओगे? खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे पूछे वसा का संश्लेषण करने में कौन से प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका सहायक होती है, तो आप क्या बताएंगे? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट कर लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतना? आपसे पूछे कि कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण भी कौन करता है, तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर लीजिए कि वसा या फिर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल दोनों का ही संश्लेषण कौन करता है? चिकनी प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका करती है। कहाँ पाई जाती है? पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, इसीलिए तो इसका संश्लेषण कर रही है। ठीक है। जो चिकनी होगी वो वसा का संश्लेषण करेगी, तो खुरदुरी होगी वो प्रोटीन का, और इन दोनों का संश्लेषण करेगी, इसीलिए किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्या कार्य होता है अंतःप्रदवी जालिका का? तो हमारे केंद्रक में जो उपस्थित होता है डीएनए, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो इसके अंदर के जो भी जीन वगैरह रहेंगे उसको ट्रांसफर करने का, कोशिकांगों में ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? अंतःप्रदवी जालिका का होता है। साथ ही कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है कि कोशिका जो वो ऐसे गिर पड़ ना जाए, इसीलिए उसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? वो भी अंतःप्रदवी जालिका देती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कभी कभी सीधे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े अब हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कोशिकांग है उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। सबसे पहली बात, खोज। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो राइबोसोम की खोज की थी पैलेड ने। राइबोसोम की खोज पैलेड ने 1955 ईस्वी में की थी। ठीक है। कब की थी? 1955 में की थी, पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा था कि अंतःप्रदवी जालिका के आसपास इस प्रकार की कोई संरचना होती है जो कणों के रूप में होती है, और उन कणों को ही इन्होंने नाम दिया था राइबोसोम। अब इसकी खोज किसने की थी? पैलेड ने। तो इन राइबोसोम को क्या कहा जाता है? ये कण के रूप में थे, तो इन्हीं को नाम दिया गया था पैलेड कण। राइबोसोम को पैलेड कण भी कहते हैं, कण भी कहते हैं। ठीक है। पैलेड कण भी कहते हैं। तो अंतःप्रदवी जालिका थी रफ टाइप की, खुरदुरी टाइप की अंतःप्रदवी जालिका थी। इन्होंने देखा, पैलेट ने देखा माइक्रोस्कोप के थ्रू कि उसके आसपास कुछ कण जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, कुछ मॉलिक्यूल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे। उन स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने और ज्यादा रिसर्च किया, तो इनको पता चला कि ये प्रोटीन के ही कण हैं। ठीक है। ये कण हैं जो प्रोटीन के ही मतलब बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो इन्होंने इनको नाम दे दिया पेलेड कण, या इन्हीं को नाम दे दिया राइबोसोम। अब राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन बनाता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। राइबोसोम को राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की
फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। देखो, इन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था अंतःप्रदव्य जालिका के आसपास की कुछ गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और ये कणों के रूप में, जैसे अंगूर के गुच्छे रहते हैं ना, कि पहले एक गुच्छा उसके बाद बहुत सारे अंगूर लगे हुए, बस उसी तरीके से एक गुच्छा था, उसके आसपास बहुत सारे ऐसे कण दिखाई दे रहे थे, जो किसके बने हुए थे, जो प्रोटीन और आरएनए के बने हुए थे। और ये दोनों उन चीजों से मिलकर बने थे, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, राइबोसोम नाम दे दिया था। तो राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का भी निर्माण होता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन यही पाया जाता है, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 70s वाले फॉर्म में होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये 80s फॉर्म में होता है। ठीक है, सेचुरेशन होता है, एस का मतलब सेचुरेशन होता है। तो यहाँ पर राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70s होता है, और यूकैरियोटिक में ये 80s होता है। तो राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया। ये वाला इसका जो पॉइंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खोज किसके द्वारा हुई है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो राइबोसोम की खोज हुई थी पैलेट के थ्रू, कब हुई थी, 1955 में। और राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। बहुत सारे प्रोटीन और आरएनए मिलकर और ज्यादा प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। जब ये गुच्छे जैसी आकृति में होते हैं तो इनको पॉलीसोम कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम बहुत सारे ऐसे गुच्छे के फॉर्म में रहेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, पॉलीसोम। बहुत सारे इसलिए पॉली, और लास्ट की इसकी यूनिट है सोम, इसलिए पॉलीसोम। चलिए, ये वाला भी कोशिकांग कंप्लीट हो गया है। अगला जो कोशिकांग है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कोशिकांग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरे नंबर पे माइटो, इंग्लिश में लिख लेते हैं क्योंकि इंग्लिश में ही इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको कहा जाता है सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कभी कभी इंग्लिश वाला ही वर्ड हिंदी में लिखा हुआ इस तरीके से आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको कहा जाता है सूत्रकणिका। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, ये खोज किसके द्वारा की गई थी, ये खोज करता, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता है ऑल्टमैन, ऑल्टमैन। और ऑल्टमैन ने ही इसे एक नाम दिया था जिसका नाम है बायोब्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है ऑल्टमैन के द्वारा नहीं दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया है बेंडा के थ्रू। लेकिन ऑल्टमैन ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1890 ईस्वी में। और जब इन्होंने इसकी खोज की थी तो इनके द्वारा नाम दिया गया था जिसका नाम था बायोब्लास्ट, बायो, बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट। ठीक है, ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और ऑल्टमैन ने शब्द दिया था बायोब्लास्ट। कब खोज की थी, 1890 में। लेकिन इसका जो नाम रियल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है बेंडा के द्वारा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा के द्वारा दिया गया, बेंडा।
के द्वारा दिया गया। वेंडा के द्वारा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया शब्द। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जाग्रह या कोशिका का शक्ति ग्रह। आपने रेस्पिरेशन इक्वेशन देखी होगी। रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है एक जिसमें ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। ठीक है, ये रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है, श्वसन अभिक्रिया होती है। इसको कहा जाता है श्वसन अभिक्रिया। यहाँ लिख देती हूँ, श्वसन अभिक्रिया इसी को कहा जाता है अभिक्रिया। देखिए जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद में हम ऐसा तो नहीं खाते कि कार्बोहाइड्रेट हमने ले लिया, ये ऐसा नहीं खाते कि हमने ग्लूकोज पी लिया, नहीं करते ऐसा। ठीक है, हम क्या खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो देखिए रोटी जो होती है, चावल जो होते हैं उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद दाल में होता है प्रोटीन, हरी सब्जियों में होता है विटामिन। तो इन सब का मिक्सचर हम खाते हैं, ऊपर से फिर पानी भी पी लेते हैं तो हमको मिनरल्स भी मिल जाते हैं। तो इन सभी का मिक्सचर खाते हैं, तो ये सारा मिक्सचर होकर क्या बना लेता है, ग्लूकोज। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज हमने हमारी बॉडी में चला गया खाने के फॉर्म में, मतलब खाने से ये ग्लूकोज बन गया। बनने के बाद में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कुछ गैसें ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मतलब सारी गैसें लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाती है हम वो वाली गैसें ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं, हमारे भोजन को पचाने के लिए और हम सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से होगी वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगी। तो ग्लूकोज होगा ये ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत होने के बाद में उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। एटीपी क्या है, एटीपी है ऊर्जा, एनर्जी है, एनर्जी का ही एक फॉर्म है एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिख लीजिए आप यहाँ पर, एटीपी। एटीपी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और 1 एटीपी इक्वल टू कितना होता है, 1 एटीपी इक्वल टू होता है 7.3 कैलोरी। ठीक है, 7.3 कैलोरी। तो जब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिले तो इन्होंने उत्पाद के रूप में क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनाया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी ये हमारी बॉडी से रिलीज होती चली जाती है। जब भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी से जो भी गैस रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। जल जो होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता होती है उतना एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी यूरिन के फॉर्म में ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बचता क्या है, एटीपी। एटीपी जो होती है एनर्जी होती है और ये स्टोर्ड हो जाती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, या हिंदी में कहते हैं कोशिका का ऊर्जा या शक्ति ग्रह। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा या शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन इक्वेशन होती है इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। ये एटीपी एनर्जी का फॉर्म होती है और जो स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर। सबसे ज्यादा एनर्जी फिर किसके पास आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया के पास आ गई। वो एक चेम्बर था, एक कोशिकांग था, उसके पास तो बहुत एनर्जी आ गई, हाँ मेरे पास बहुत सारी एनर्जी, पावर आ गई बहुत सारी, तो मैं पावर हाउस ऑफ सेल हो गया हूँ। ठीक है, अब पूरी सेल में मेरा ही हाउस है जहां पर पावर है, इसलिए मैं पावर हाउस ऑफ सेल हो गया हूँ, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह हो गया हूँ। ठीक है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल या फिर कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर एक दिन में हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो कितनी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक दिन में एनर्जी बनती है, एक दिन में बनने वाली ऊर्जा, बनने वाली
ऊर्जा वो कितनी होती है, 38 एटीपी होती है, 38 एटीपी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स साइकिल होता है, श्वसन की एक अभिक्रिया होती है, क्रेब्स चक्र। वो क्रेब्स चक्र के माध्यम से ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरी एनर्जी बनती है, और इसके द्वारा जो ऊर्जा बनती है वो कितनी होती है, 36 एटीपी। 36 एटीपी इसमें एनर्जी बनती है। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इसके थ्रू कितनी एनर्जी बनेगी, 36 एटीपी। जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज और पायरुविक एसिड आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद में ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस चक्र के माध्यम से ये बनाते हैं, उस चक्र को क्या कहा जाता है, उस चक्र को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनने वाली ऊर्जा किस चक्र के माध्यम से बनती है, तो आप क्या बताओगे, क्रेब्स चक्र के माध्यम से बनती है। या आप बताओ, आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है, तो आप क्या बताओगे, 36 एटीपी एनर्जी इसमें बन जाती है। क्लियर है। जो टोटल बनती है, कुछ कोशिका द्रव्य के द्वारा भी बनती है, वो 2 एटीपी होती है, तो वो 2 एटीपी भी इसमें ऐड हो जाती है, तो टोटल कितनी हो जाती है, टोटल 38 एटीपी हो जाती है। लेकिन इस 38 एटीपी में हम यूज कितनी करते हैं, हम यूज करते हैं ओनली 2 एटीपी। 2 एटीपी हम यूज करते हैं, बाकी नेट एनर्जी कितनी बचती है हमारी बॉडी में, 36 एटीपी पड़ी रहती है। और ये कहाँ पड़ी रहती है, तो ये पड़ी रहती है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। हमारी लीवर में ही ग्लाइकोजन होता है, तो वहां पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में पड़ी रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, कहां पर, लीवर में, लीवर में। क्लियर है। ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में ये 36 एटीपी हमको हमारी बच जाती है। जब भी हमको हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि चलो आज तो हमने भरपेट खाना खा लिया, हो सकता है कल हम किसी काम में व्यस्त हो जाए, या हम कहीं बाहर गए, हमको दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला, तो इसी एनर्जी में से हमको दिन भर कुछ ना कुछ ऊर्जा मिल जाती है, तो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि यकृत में संचित ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा के रूप में क्या रहता है, ग्लाइकोजन रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में मतलब ग्लाइकोजन के रूप में ही ऊर्जा संचित रहती है हमारे लीवर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर टाइप के एग्जामों में ये पूछा गया। क्लियर है इतना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्र कणिका भी कहा जाता है, इसके खोजकर्ता कौन है, ऑल्टमैन है। और कब की थी इन्होंने, 1890 में। ऑल्टमैन ने जब खोज की थी तो इन्होंने एक नाम दिया था इसको, बायोब्लास्ट, पर ये नाम सूट नहीं हुआ, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया। फिर बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया, बेंडा के द्वारा दिया गया। ये इक्वेशन होती है, इसको श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी ये पूरा इक्वेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप क्या बताओगे, श्वसन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होने के बाद में इसका ऑक्सीकरण होता है, और उत्पाद के रूप में क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। एटीपी किसके रूप में होती है, ऊर्जा के रूप में होती है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में होती है, और ये स्टोर हो जाती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के एक अपना हाउस होता है, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, या कोशिका का शक्ति या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अब एक दिन में हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा बनती है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 38 एटीपी हमारे शरीर में बनती है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है, किस चक्र के माध्यम से बनती है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से बनती है। कितनी ऊर्जा बनती है, 36 एटीपी बनती है। उसके बाद में एक दिन में हमारे शरीर में कितनी ऊर्जा बनती है, 38 एटीपी बनती है, जिसमें से हम 2 एटीपी यूज करते हैं। बाकी का 36 एटीपी जो होता है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, वो संचित ऊर्जा के रूप में रहता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, और 1 एटीपी इक्वल टू कितना होता है, 7.3 कैलोरी होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, इतना ही है इसमें, और इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो आर्मी की एग्जाम के लिए और शायद थोड़ा लेवल बढ़ाकर ही पढ़ाया है, ज्यादा ही पढ़ा दिया। चलिए, बाकी के जो कोशिकांग है अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इतना हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। आपको डेली के अब चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।